स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन आंसर्स भी हम हाफ कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से देख के आ जाइए। फिर आगे के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले मुझे बता दीजिए हाल चाल आपके सबके बढ़िया है कि नहीं है, चुस्त दुरुस्त है, एकदम मक्खन माइंड लेकर आए, एकदम फ्रेश माइंड से आकर बैठे हैं ना पढ़ाई करने के लिए, तभी समझ आएगा। क्योंकि चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है। तो भाई बड़े ही आसान ये क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं आपके लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, लुक एट द फिगर 4.4a इफ द कंपास प्लेस नियर कॉइल डिफ्लेक्ट। ठीक है, अब आपकी बुक में 4.4a ये वाला 4.4a ये वाला डायग्राम है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, इफ द कंपास प्लेस नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट। तो जो कंपास है अगर इसको हमने कॉइल के पास रखा हुआ है तो वो डिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ड्रॉ करना है आपको एक एरो इस डायग्राम में टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पाथ आखिर इसमें क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भैया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है इस तरीके से। तो यानी करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे। पर आपको एक एरो देना है तो आप लिख दोगे B2A। ठीक है, B2A जो है यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक एरो बना दोगे। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सप्लेन वाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया कंपास नीडल जो है आखिर वो क्यों मूव कर रहा है जब इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, मूवमेंट क्यों हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है थ्रू द वायर, जो वायर के थ्रू जा रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड। उसके आसपास, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो रही है जब करंट उस कंडक्टर में, वायर में फ्लो करेगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंपास नीडल। तो जो सर्किट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किसके साथ इंटरैक्ट करने लग जाएगी, जो कंपास के अंदर नीडल होती है, ये वाली जो नीडल होती है, ये जो घूमे जा रही है। ठीक है, ये किस चीज की होती है, ये भैया मैग्नेट की बनी हुई होती है। तो इसीलिए ये उसके साथ इंटरैक्ट करेगी, इसलिए डिफ्लेक्ट कर रही है, कॉजिंग इट टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी। चलिए आगे देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। अगला यहाँ पर है थर्ड पार्ट इसका, प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल। ये बोल रहे हैं कि आप डिफ्लेक्शन, जो वो मूवमेंट हो रही है उस मैग्नेटिक कंपास में, नीडल की जो मूवमेंट हो रही है उसमें मतलब क्या चेंज क्या आएगा अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को थोड़ा ऑपोजिट कर दें। यानी अभी जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव वाला कर दे, घुमा दें बैटरी को, और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दें, तो भैया सब कुछ ही तो उल्टा हो जाएगा। एवरीथिंग, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यही आंसर है। इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल, अगर बैटरी टर्मिनल आप रिवर्स कर दोगे तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब पॉजिटिव उधर चला गया और नेगेटिव उधर चला गया, तो करंट तो वहीं फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट भी फ्लो करेगा फ्रॉम B to NA, जो कर रहा था B to A, वो अब A to B हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दिस विल कॉज द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी रिवर्स हो जाएगी अब। एंड द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो कंपास नीडल होगी जो अभी तक यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करी थी, अब वो ऑपोजिट मतलब कुछ उल्टा डिफ्लेक्ट करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल डिफ्लेक्शन। अगर आप उसकी ओरिजिनल डिफ्लेक्शन से कंपेयर करोगे तो अब वो भी ऑपोजिट तरफ से डिफ्लेक्ट करेगी, मूव करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सपोज सुमना फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ हर। अब जो सुमना थी, कौन थी सुमना, जो भैया साइंस एग्जीबिशन में जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग वाला मॉडल बनाया था बुक में, है ना, याद है, चैप्टर की स्टार्टिंग में था ये। तो उसने वो मॉडल बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला। वो बोल रहे हैं कि भाई वो स्विच को ना ऑफ करना भूल गई और उसने ऑन ही छोड़ दिया है कुछ देर के लिए, और कुछ देर बाद नोटिस क्या कर रहे हैं, कुछ देर बाद क्या हो गया है कि अब जो आयरन नेल है वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं किसको, आयरन पेपर क्लिप को। ठीक है, यानी अब आयरन पेपर क्लिप जो उससे चिपक रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेट के मॉडल से, अब वो नहीं चिपक रही है, बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल स्टिल वार्म। लेकिन जो वायर है जो रैप हो रखी है
आयरन नेल के आसपास वो अभी भी थोड़ी सी गर्म है। Why did the lifting electromagnet stop lifting the clip? तो ऐसा क्यों हुआ कि भैया जो लिफ्ट करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट उसने बनाई है वो उसने लिफ्ट करना ही बीच में रोक दिया है, अब वो क्लिप्स को नहीं उठा पा रही। गिव पॉसिबल रीजंस, क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? तो भैया वजह बड़ी ही बेसिक सी है। क्या अब हम स्विच ऑन छोड़ देंगे तो क्या होगा? अब जो उसके अंदर बैटरी डली हुई है, जो बैटरी से सर्किट को उसने जोड़ रखा है, बना रखा है, उसका जो पूरा केमिकल है वो पूरा यूज्ड अप हो जाएगा। तो यानी वो सेल जो है डेड हो गया है। ठीक है, तो डेड हो गया है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा ना। अब तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो वर्क कैसे करेगा? सो सिंपल सा यही आंसर है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द आयरन पेपर क्लिप्स बिकॉज सुमना फॉरगॉट टू मूव द स्विच टू द ऑफ पोजीशन विच लाइकली कॉज द बैटरी टू ड्रेन। बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है, निचुड़ गई है, यूज हो गई है। सो सेल जो है अब डेड हो गया है। सो व्हेन अ सेल इज यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अ ब्रेक, जब हम एक सेल को लंबे समय तक यूज करते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो क्या होता है? केमिकल इनसाइड इट, जो उसके अंदर का केमिकल होता है वो यूज हो जाता है एंड इट कैन नो लॉन्गर सप्लाई, और अब वो लंबे समय तक सप्लाई नहीं कर पाएगा इनफ इलेक्ट्रिक करंट जिससे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पहले की तरह प्रोड्यूस हो। कर रहा है अब धीरे धीरे, थोड़ा बहुत केमिकल बचा है तो कर तो रहा है, थोड़ा वार्म है मतलब थोड़ा सा केमिकल बचा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक करंट वो नहीं दे रहा है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो। ठीक है, तो दिस वीक मैग्नेटिक फील्ड अब बन रही है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है आयरन पेपर क्लिप्स को। एंड द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल इज स्टिल वार्म, जो वायर है अभी भी वो इसी वजह से वार्म है क्योंकि थोड़ा बहुत उसके अंदर करंट है, ज्यादा नहीं है, इतना नहीं है कि वो आयरन क्लिप को उठा पाए। ठीक है, वीक है मतलब, बिकॉज क्या है? इवन विद अ वीक करंट द रेजिस्टेंस इन द वायर कन्वर्ट्स, जो रेजिस्टेंस है वायर में वो कन्वर्ट कर रही है कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को अभी भी इनटू हीट एनर्जी एंड नोन एज द, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अभी हीटिंग इफेक्ट चल रहा है। सो भैया अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी आ रही है तो समाधान क्या है? हमेशा की तरह ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है और क्या कर लेना है? मुफ्त में डाउनलोड कर लेना है जो भी आपको चाहिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये आपको फिगर दी हुई है दो, ध्यान से देखना इसको। ये दो केसेस दिए हुए हैं तो ये बोल रहे हैं क्या एलईडी ग्लो करेगी? एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो कौन सी इसमें से जो है विच केस, इसमें से कौन से केस में एलईडी ग्लो करेगी? ठीक है, कब? जब स्विच क्लोज होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब यहां देखो, यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जो लिक्विड है वो है लेमन जूस, ये वाला तो एक्सपेरिमेंट किया है आपने। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर लिक्विड क्या लिया है इन्होंने? प्योर वाटर लिया है। तो क्या प्योर वाटर एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है? तो नहीं करता है। प्योर वाटर तो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, इसके अंदर प्योर वाटर है इसलिए वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम नहीं करेगा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मेटल की जो रॉड्स होंगी वो रिएक्ट नहीं करेंगी, कोई रिएक्शन नहीं देंगी प्योर वाटर की वजह से। अब इसके अंदर या तो सॉल्ट वाटर होना चाहिए था या कोई वीक एसिड होना चाहिए था, ऐसा हम अभी तक पढ़ के आए हैं। तो भाई लेमन जूस में तो हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, तो यानी इसके अंदर होगा क्या? बल्ब ग्लो, एलईडी इसके अंदर ग्लो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लेमन जूस एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन वर्क करेगा और दो मेटल रॉड्स इसके अंदर दी ही हुई हैं, एक आयरन नेल दिया हुआ है और दूसरी कॉपर की स्ट्रिप दी हुई है। और आयरन और कॉपर का कॉम्बिनेशन हमेशा बढ़िया होता है, हमें पता है कॉपर पॉजिटिव क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। चलिए, अब एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज इन केस 1। केस 1 में ऐसा होगा कि जो सर्किट है वो जब क्लोज है तो एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोज है वो किस में है? लेमन जूस में है। दिस इज बिकॉज लेमन जूस एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट इनेबलिंग द केमिकल रिएक्शन, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो पाएगा बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप एंड आयरन नेल टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए जो आयरन और कॉपर है, दो मेटल रॉड्स और साथ में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इनके बीच केमिकल रिएक्शन होगा और प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी और जल जाएगी एलईडी। जबकि जो केस भी है उसके अंदर प्योर वाटर यूज किया है जिसकी वजह से एलईडी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी।
इफेक्टिवली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड नहीं बन रहा है, इसके अंदर आयन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यहाँ नहीं हो पाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट। नेहा कीप द कॉइल एग्जैक्टली द सेम। नेहा ने इस तरीके का ही, देखो जैसे आपने पढ़ा है आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वैसा ही उसने सेटअप तैयार किया है, बट उसने क्या कर लिया, इसमें से आयरन नेल को उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, आयरन नेल को उसने सेटअप में से बाहर निकाल दिया। जो सिलेंडर था, पेपर का सिलेंडर, इसके ऊपर वायर कॉइल हो रखी थी, इसके अंदर आयरन नेल घुसाया था। अब आयरन नेल घुसाने से पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि आयरन नेल जब था ही नहीं पहले, तब पहले क्या था एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ सिलेंडर था पेपर का और उसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई थी। तब हमने क्या देखा था कि डिफ्लेक्शन तब भी हो रही थी, लेकिन कम हो रही थी। जब आयरन नेल डाला तो डिफ्लेक्शन स्ट्रांग हो गई, यानी कि पहले वो एक वीक मैग्नेट की तरह काम कर रहा था और अब से स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन गया है आयरन नेल डाल के। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि भैया नेहा ने आयरन नेल निकाल दिया है तो क्या अभी भी डिफ्लेक्शन शो होगी? होगी तो कम होगी या ज़्यादा होगी? तो हाँ, डिफ्लेक्शन शो होगी आयरन नेल निकालने के बाद, लेकिन कम शो होगी। क्यों? क्योंकि वो अब थोड़ी सी वीक मैग्नेट हो गई है। दिस इज बिकॉज करंट कैरिंग coil of wire produce a magnetic field and the compass needle responds to that magnetic field। जो करंट कैरिंग वायर है, जो कॉइल है, वो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, इसीलिए जो नीडल है वो रिस्पॉन्स तो करेगी ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो लेकिन जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ी सी कम होगी कंपैरेटिवली आयरन नेल लगाने में ज़्यादा होगी। सो दिस इज बिकॉज व्हेन द आयरन नेल इज प्रेजेंट, जब आयरन नेल उसके अंदर प्रेजेंट है कॉइल के अंदर, तो वो कोर की तरह काम कर रहा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर हो गई है। विदाउट द आयरन नेल मैग्नेटिक इफेक्ट वीक है, सो द कंपास नीडल शोज लेस डिफ्लेक्शन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब ये वी हैव 4 कॉइल, 4 कॉइल्स दी हुई हैं आपको आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और निक्रोम की वायर के साथ। ठीक है, या कॉइल्स दी हुई हैं बेसिकली। सो इनका जो शेप और साइज है एकदम सेम है, सिमिलर है। ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निक्रोम से बनी हुई हैं। अब सवाल क्या है, यहाँ पर ही बोल रहे हैं करंट जब इसमें से पास हो रहा है इन सब कॉइल में से, तो क्या जो कंपास नीडल है इसके पास रखी गई है, चारों के पास रखी गई है, तो क्या वो डिफ्लेक्ट करेगी? तो भैया हाँ, डिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, चारों में ही डिफ्लेक्ट करेगी इन ऑल 4 सर्किट्स। लेकिन क्या होगा, किसी में कम डिफ्लेक्ट करेगी, किसी में ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सबका मटेरियल अलग अलग है और मटेरियल के हिसाब से ही मैग्नेट जो है स्ट्रॉन्गर या वीक बनती है। ठीक है, मतलब बेसिकली डिफ्लेक्शन जो है वो इस हिसाब से ही होती है। अगर एल्यूमिनियम है, निक्रोम है, तो भैया निक्रोम हमें पता ही है कि स्ट्रॉन्गर जो है हीटिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है ना। तो अब तो यही यहाँ पर है कि मटीरियल के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन कम ज़्यादा होगी, लेकिन होगी सब में। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी पूरे खत्म हो जाते हैं, निपट गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में MCQs प्रैक्टिस के साथ, और MCQ के बाद फिर चालू कर देंगे नया चैप्टर नंबर 5। बाय बाय क्यूरीज।